हेलो एवरीवन, वेलकम टू द एक्साइटिंग वर्ल्ड ऑफ फिजिक्स। तो आज हम लोग सर्कुलर मोशन के पीवाईक्यूज पर डिस्कस करने वाले हैं। सर्कुलर मोशन भी काफी इंपॉर्टेंट है और इस पर जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं जेई नीट वगैरह में, तो आज सारे क्वेश्चन पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, ठीक ना। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है जो कि कई बार पूछा गया है, आपको सीबीएसई पीएमटी में पूछा हुआ है, AIEEE यानी जेई मेन वगैरह में पूछा गया है, तो आगे इसके पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है, ठीक ना। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या कहा जा रहा है। अ कार ऑफ मास 800 kg moves on a circular track of radius 40 meter. If the coefficient of friction is 0.5, then the maximum velocity with which the car can move. तो एक सर्कुलर ट्रैक है और इस सर्कुलर ट्रैक पर कोई एक कार है जो कि मूव कर रहा है कुछ v वेलोसिटी से। तो अब आपको कहा जा रहा है कि इसकी मैक्सिमम स्पीड क्या होगी। हम लोग ये सब ड्राइव करते हैं और वहां पर हम लोग देखते थे कि सर्कुलर टर्निंग वगैरह में कि फाइंड द मैक्सिमम स्पीड ऑफ द कार फॉर सेफ टर्निंग। तो इस केस में ये डायरेक्ट आप फॉर्मूला लगा सकते हो कि v max इज इक्वल टू अंडर रूट म्यू आर जी। अगर बाय द वे आपको याद नहीं है तो बहुत ही आसानी से आप इसको ड्राइव कर सकते हो कि जैसे कि ये सर्कुलर ट्रैक पर है, तो जाहिर सी बात है एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगा किधर mv²/r आउटसाइड द सेंटर ऑफ द सर्कल। ये हमारा सेंटर है, ठीक ना, और इसी के सेंटर के चारों तरफ ये मूव करेगा, तो इसको जाने नहीं देगा कौन, फ्रिक्शन अंदर की तरफ, ठीक ना। ऊपर कौन, नॉर्मल, नीचे कौन, mg। सारे फोर्सेस को इक्वेट कर लीजिए तो फ्रिक्शन हमारा कितना होगा, मैक्सिमम, यानी म्यू n यानी mg इज इक्वल टू, आप कह सकते हो कितना, mv²/r, r m से m कैंसिल हो जाएगा एंड यहां से आप देखोगे तो फॉर्मूला आ जाएगा v इज इक्वल टू अंडर रूट म्यू आर जी। पुट करके देखिए तो ये सब याद भी रखना चाहिए। तो म्यू कितना 0.5 यानी 1/2, r कितना 40, g कितना 10, तो ये करीबन आ जाएगा 20 यानी 2 और 2 0 है ना। तो यानी कि हम लोग लिख सकते हैं 10√2 ना, हाँ 10√2 यानी कि करीबन आ गया 14 मीटर पर सेकेंड। कौन सा ऑप्शन मिल रहा है, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। सही है, बहुत ही आसानी से बना सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो कि नीट 2017 में पूछा गया। इसमें कहा जा रहा है कि वन एंड ऑफ ए स्ट्रिंग ऑफ लेंथ L इज कनेक्टेड टू अ पार्टिकल ऑफ मास m एंड द अदर टू अ स्मॉल पेग ऑन अ स्मॉल हॉरिजॉन्टल टेबल। वो खूटी उटी होता है ना, खूटी टेबल पर गार्ड करके और किसी पार्टिकल को मूव करा रहे हैं। इफ द पार्टिकल मूव्स इन अ सर्कल विद स्पीड v, द नेट फोर्स ऑन द पार्टिकल डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर विल बी, t रिप्रेजेंट्स द टेंशन इन द स्ट्रिंग। सबसे पहले ना कि हम लोग एक टेबल बना लेते हैं और इस टेबल के सेंटर पर, एक मिनट, सपोज करें कि ये हमारा टेबल है, राइट और इस टेबल पर के सेंटर पर एक हमने कोई कील वगैरह गाड़ दिया, कांटी वगैरह, और इससे एक मैंने पार्टिकल को रस्सी से बांध दिया। अब इसको मैंने कुछ v वेलोसिटी दिया, तो जाहिर सी बात है ये एक सर्कुलर मोशन में आएगा, है ना। और जब सर्कुलर मोशन में आएगा तब आपसे कहा जा रहा है कि इसके सेंटर के तरफ कितना फोर्स लग रहा होगा। तो इस स्ट्रिंग में एक सेंट्रीपिटल फोर्स होगा, है ना, जिसको हम टेंशन कहेंगे, और एक बाहर की तरफ भी फोर्स होगा जिसको हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहेंगे। तो हमें पूछा गया सेंटर की तरफ कौन है, टेंशन, सिर्फ टेंशन, है ना। टी इज द करेक्ट आंसर, यानी ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। हालांकि ये टेंशन कितने के बराबर होगा, तो हम लिख सकते हैं कितना, mv²/r, है ना। तो सेंटर की तरफ पूछा गया और वो है सेंट्रीपिटल फोर्स, और सेंट्रीपिटल फोर्स यहां कौन प्रोवाइड कर रहा है, स्ट्रिंग में जो टेंशन आ रहा है वही, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सीबीएसई पीएमटी में पूछा हुआ है, ठीक ना। इसमें कहा जा रहा है टू रेसिंग कार्स ऑफ मासेस m1 एंड m2 आर मूविंग इन सर्कल्स ऑफ रेडियाई r1 एंड r2 रेस्पेक्टिवली। यानी दो हमारी रेसिंग कार्स है और दोनों का सर्कल्स दिया हुआ है, ठीक ना। एक का r1 है तो दूसरे का हम मान लेते हैं r2। कहा जा रहा है देयर स्पीड्स आर सच दैट इच मेक्स अ कंप्लीट सर्कल इन द सेम ड्यूरेशन ऑफ टाइम। यानी कि दोनों का जो टाइम है t1 इज इक्वल टू t2 बराबर है द रेशियो ऑफ एंगुलर स्पीड ऑफ द फर्स्ट टू द सेकेंड कार इज, यानी ω1/ω2 आपसे पूछा गया। तो कॉमन सेंस से आप जवाब दे सकते हो क्योंकि दोनों का टाइम पीरियड सेम है, यानी दोनों एक साथ मूव करेगा तो दोनों का एंगुलर वेलोसिटी भी या एंगुलर स्पीड भी सेम ही होना चाहिए। चलो निकाल करके देख लेते हैं। तो t1 इज इक्वल टू t2 एंड t इज इक्वल टू क्या होता है, 2π/ω। नहीं, यही टाइम पीरियड होता है, तो आप यहां से क्या कहोगे, 2π/ω1 इज इक्वल टू 2π/ω2, 2π कैंसिल आउट हो जाएगा एंड ω1/ω2 इज इक्वल टू 1/1 यानी 1:1। समझ में आई बात, कौन सा, सी इज द
करेक्ट ऑप्शन। और इससे रिलेटेड 2-3 क्वेश्चन 2-3 बार और भी पूछा गया, जेईई वगैरह में भी पूछा गया, अभी मिल गया क्वेश्चन नंबर 4 जो कि AIEEE 2012 में पूछा गया। इसमें देखो क्या कहा जा रहा है, 2 कार्स ऑफ masses m1 and m2 आर मूविंग इन सर्कल्स ऑफ रेडियाई r1 एंड r2। सेम बात है, देयर स्पीड्स आर सच दैट they make complete circles in the same time t, the ratio of their centripetal accelerations। यानी कि यहां भी सेम केसेस है, दोनों का रेडियस कुछ r1 r2 दिया हुआ है, और इन दोनों ही केस में जो हमारा टाइम है t1 इज इक्वल टू t2, तो जाहिर सी बात है ω1 इज इक्वल टू ω2। तब आपसे क्या पूछा जा रहा है, AC1 बाय AC2 कितना होगा, यही रेशियो आपसे पूछा गया है। AC1 मतलब सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, और ये आपको पता होना चाहिए कितना होता है। AC इज इक्वल टू आप कह सकते हो सर v² बाय r या ω² r, है ना। तो हम लोग इससे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो क्या लिखेंगे कि AC1 बाय AC2 इज इक्वल टू ω² r, यानी ω1² r1 डिवाइडेड बाय ω2² r2। तो ओमेगा तो दोनों बराबर है, ये कट जाएगा, यानी क्या बन जाएगा r1 बाय r2, और r1 बाय r2 मतलब स्मॉल r1 बाय स्मॉल r2। कौन सा, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। सही है, बड़ी आसानी से आप इन चीजों को सॉल्व कर सकते हो। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 जो कि सीबीएसई पीएमटी 2006 में पूछा जा रहा है। इसमें कहा जा रहा है कि अ कार रन्स एट अ कांस्टेंट स्पीड ऑन अ सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस 100 मीटर, यानी कि आर दिया हुआ है कितना 100 मीटर, टेकिंग 62.8 सेकेंड फॉर एवरी सर्कुलर लूप। तो हम टाइम भी लिख लेते हैं कितना 62.8 सेकेंड लग रहा है हर सर्कुलर लूप को पूरा करने में। द एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड ऑफ इच सर्कुलर लूप इज, तो आपको एवरेज वेलोसिटी बताना है मैग्नीट्यूड में, और आपको एवरेज स्पीड भी बताना है। अच्छा, कॉमन सेंस से जवाब दो कि एवरेज वेलोसिटी मतलब टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम, जीरो नहीं, तो एवरेज वेलोसिटी जीरो, ये जीरो है नहीं, ये खत्म, और ये भी नहीं है, ये भी खत्म, यानी कि अच्छा इसमें दोनों जीरो है तो हो ही नहीं सकता, ये जीरो होगा, और ये तो जाहिर सी बात है नॉन जीरो, मतलब बगैर कुछ सॉल्व किए क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक ना। इसको कहते हैं तुक्का मारना, मतलब आपका सॉल्व हो गया, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। लेकिन हम करके देखते हैं कि कैसे आया। अब हम एवरेज स्पीड की बात करें। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट समझ में आया, जहां से शुरू किया तो वहीं पर आ गया, तो एक कंप्लीट सर्कल क्या डिस्प्लेसमेंट जीरो, बट डिस्टेंस जीरो नहीं हुआ है। तो अगर हम एक सेकेंड, क्या हो गया इसको, चलिए, तो अगर हम एवरेज स्पीड की बात करें तो एवरेज स्पीड इज इक्वल टू s बाई टी, यानी टोटल डिस्टेंस। तो टोटल डिस्टेंस एक चक्कर कितना होगा 2 पाई r बाय टी, नहीं तो 2 पाई का मतलब 3.14, r का मतलब कितना 100, नहीं, एंड डिवाइडेड बाय टी आपका कह रहा है 62.8, यानी 62.8। तो एक काम करते हैं कि ये पॉइंट आप हटा दो और ये भी पॉइंट हटा दो, तो एक जीरो ऊपर दो जीरो नीचे, एक जीरो बच जाएगा, और दो से अगर इसको मल्टीप्लाई करते हो तो 628 कट जाएगा, और एक जीरो ये भी कट जाएगा, तो बचा कितना, v एवरेज इज 10 मीटर पर सेकेंड। कौन सा, वो तो पहले ही हम लोग कर चुके थे, डी इज द करेक्ट ऑप्शन। समझ में आई बात, एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड बेसिक जो काइनेमेटिक्स में पढ़े थे वहीं लगाना था। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 अगेन एआईपीएमटी 2015 में पूछा गया है। इसमें कहा जा रहा है द पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पार्टिकल आर एज शोन as a function of time is given by vector r is equal to 4 sin 2 pi t I cap plus 4 cos 2 pi t j cap, यानी रेडियस 4 हो गया, नहीं x और y दोनों में दिया हुआ है, where r is in meters, t is in seconds and I cap j cap denote unit vectors along x y directions respectively. Which one of the following statement is wrong for the motion of the particle? अच्छा, इनमें से आपको तलाश करना है कि कौन सा रॉन्ग है, तो सभी ऑप्शन को देखना है ध्यान से। मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सीलरेशन वेक्टर v² बाय r वेयर v इज द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, एकदम सही है, ये एकदम सही लग रहा है क्योंकि एक्सेलरेशन तो इतना ही होगा ना, v² बाय r। मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज, तो आपसे कहा जा रहा है कि उसकी वेलोसिटी 8 मीटर पर सेकेंड है, तो ये हमें करके देखना पड़ेगा। यू नो v इज इक्वल टू r ओमेगा, और r कितना 4 और ओमेगा कितना 2 पाई, तो ये कितना हो जाएगा 8 पाई मीटर पर सेकेंड, यानी 8 पाई होना चाहिए, और यहां पर क्या है 8, तो ये गलत मिल गया, b इज द रॉन्ग। बट बाकी दो भी देख लो,
क्वेश्चन तो बन चुका है बट देख लो सी क्या है। पाथ ऑफ द पार्टिकल इज अ सर्कल ऑफ रेडियस आर, एकदम बिल्कुल सही, क्योंकि सर्कल में हमारा एक्स और वाई दोनों क्या होना चाहिए, बराबर, ठीक ना। तो आर अगर देखोगे तो ये हमारा आर है और यहाँ भी यही आर है, तो दोनों ही केस में हमारा कितना होना चाहिए, बराबर। ये एक्स कंपोनेंट है और ये वाई कंपोनेंट है, ध्यान रखना है। आगे क्या है, एक्सीलरेशन वेक्टर इज अलोंग वेक्टर आर। जाहिर सी बात है कि एक्सीलरेशन हमेशा किधर होगा, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल, सही है। चलिए, तो कौन सा ऑप्शन हो गया, बी इज द करेक्ट ऑप्शन, यानी ये रॉन्ग है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 जो कि अगेन सीबीएसई पीएमटी में पूछा गया। इसमें कहा जा रहा है टू बॉडीज ऑफ मासेस 10 kg एंड 5 kg। m1 हम लेंगे 10 kg, m2 5 kg, r1 आपका कैपिटल आर, r2 आपका स्मॉल आर, सच दैट देयर पीरियड्स आर द सेम, यानी t1 इज इक्वल टू t2। जाहिर सी बात है ओमेगा 1 इज इक्वल टू ओमेगा 2, ठीक ना, इसको ध्यान में रखना है। देन द रेशियो बिटवीन देयर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशंस, यानी कि a1 बाय a2 आपसे पूछा गया है, और a आपको पता है क्या होता है, ओमेगा स्क्वायर आर। नहीं तो हम यहां से पुट कर देते हैं a1 बाय a2 इज इक्वल टू ओमेगा 1 स्क्वायर r1 डिवाइडेड बाय ओमेगा 2 स्क्वायर r2, और ये दोनों तो बराबर होगा, कट जाएगा, कई बार अभी निकाल चुके हैं। तो r1 कितना, कैपिटल आर, r2 कितना, स्मॉल आर। ये हमारा आंसर कौन सा, अच्छा पहला ही दिख रहा है, ए इज द करेक्ट ऑप्शन। समझ में आई बात, 2-3 बार इस टाइप का क्वेश्चन दिख गया, थोड़ा ध्यान रखना है, आगे भी पूछा जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। ये भी कई बार पूछा हुआ है, सीबीएसई पीएमटी में पूछा है, एफएमसी वगैरह में पूछा है। इसमें कहा जा रहा है द एंगुलर स्पीड ऑफ अ फ्लाई व्हील मेकिंग 120 रिवोल्यूशन पर मिनट। अच्छा, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है। जैसे कि मोटर वगैरह खरीदने आप जाते हो, पंखा वगैरह, तो बोलते हैं ना कितने आरपीएम का है। सपोज करें कि ये अपने पास एक फैन है, ठीक ना, और ये सीलिंग से लटका हुआ है। अब ये चल रहा होगा ऐसा कुछ, एक सेकेंड थोड़ा सा ढंग का बना लो, ऐसा कुछ पंखे जैसा लग रहा है ना, बिल्कुल लग रहा है। अब इसको घुमा दो, है ना। अब इसकी रफ्तार है कितना है, सपोज करो कि 120 आरपीएम। मोटर वगैरह खरीदने जाते हैं ना, तो उसमें बोला जाता है कितने आरपीएम का मोटर है, तो कहा जाता है 500 आरपीएम, 1000 आरपीएम। तो इसका मतलब क्या है, यानी कि वो 1 मिनट में 120 चक्कर लगाएगा, तो इसको हम कहेंगे 120 आरपीएम। अगर 1 मिनट में ये 500 चक्कर लगाएगा, तो इसको हम बोलेंगे 500 आरपीएम, यानी 1000 आरपीएम का मतलब, बिल्कुल आप सही सोच रहे हो, 1 मिनट में वो 1000 चक्कर लगाएगा, ठीक है। तो अब इसको हमें कन्वर्ट करना है सर कि रेडियन पर सेकेंड में। तो आप क्या करोगे कि ओमेगा इज इक्वल टू 120 इंटू आपका 2 पाई बाय 60, और ये हो जाएगा रेडियन पर सेकेंड, और ये कितना हो जाएगा, 60 से 2 बार में कट जाएगा ना, तो ये 4 पाई और रेडियन पर सेकेंड। कौन सा ऑप्शन मिल रहा है, डी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो इस बात को याद रखिएगा, ठीक ना। इसमें क्या करना था कि आरपीएम अगर रहेगा और उसको रेडियन पर सेकेंड में कन्वर्ट करना है, तो 2 पाई बाय 60 से मल्टीप्लाई कर देना है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। इसमें कहा जा रहा है पार्टिकल मूव्स इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर विथ कांस्टेंट स्पीड एंड टाइम पीरियड 0.2 पाई सेकेंड, द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज। तो मूव्स इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 5, कांस्टेंट स्पीड। कांस्टेंट स्पीड का मतलब क्या हुआ, वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, और जब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में होगा, तो जैसे सपोज पार्टिकल यहां पर है, तो उसके पास सिर्फ एक एक्सेलरेशन होगा, वो है एसी, मतलब सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। एसी इज इक्वल टू आर ओमेगा स्क्वायर। तो ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है, तो आपको पता है ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाय टी। यहां पर पुट कर दीजिए, तो आर इंटू 2 पाई बाय टी का होल स्क्वायर, यानी हम लिख सकते हैं आर की वैल्यू कितनी, 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 पाई, और टी कितना है 0.2 पाई सेकेंड, यानी 0.2 पाई, और स्क्वायर है ना, तो 2 बार लिखना पड़ेगा, 2 पाई 0.2 पाई। अब एक काम करो, पॉइंट हटा दो, तो ये पॉइंट हटाएंगे तो एक जीरो ऊपर, ये भी पॉइंट हटाएंगे तो एक जीरो ऊपर, 2 पाई 2 पाई 2 पाई 2 पाई, ये भी कट जाएगा, और 1 जीरो 2 जीरो 2 जीरो खत्म, यानी AC इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मेरा आंसर आ रहा है, कौन सा ऑप्शन मिल रहा है, ए इज द करेक्ट ऑप्शन। बस सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 जो कि अगेन
AIPMT 2015 में पूछा गया। इसमें कहा जा रहा है 2 stones of masses m and 2m लिखते चले जाओ। तो m1 आपका m है, m2 आपका 2m है एंड r1 क्या कह रहा है, the heavier one in radius r by 2 and the lighter one in radius r, यानी r1 हमारा r है और r2 कितना है, r by 2 है। the tangential speed of lighter stone is n times that of the value of the heavier stone, यानी कि v1 is equal to n times of v2। सही है। when they experiences same centripetal forces, the value of n is, ये value n आपको बताना है कब, जब f1 is equal to f2। तो f हमारा क्या होता है, mv स्क्वायर बाय r, यही होता है ना। अब दोनों को इक्वेट करके और चीजों को फाइंड आउट कर लो। हमारा क्या हो रहा है कि f कंडीशन क्या है, f1 इज इक्वल टू f2 है, तो हम क्या लिखेंगे कि m1 v1 स्क्वायर बाय r1 इज इक्वल टू आपका m2 v2 स्क्वायर बाय r2। नहीं, तो m1 कितना है, m, v1 कितना है, n टाइम्स ऑफ v2 यानी n स्क्वायर v2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय r1 r इज इक्वल टू m2 कितना है 2m v2 तो v2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय r2 कितना होगा r बाई 2। कुछ कटेगा क्या, देखते हैं। m आपका v2 कट जाएगा, r से r भी कट जाएगा, क्या क्या बचा, इधर n स्क्वायर बचा इज इक्वल टू 2 और ये 2 ऊपर जाएगा 4, यानी n इज इक्वल टू 2। कितना, n इज इक्वल टू 2। कौन सा, कोई है कि नहीं, हाँ डी इज द करेक्ट ऑप्शन। आसान है, थोड़ा सा ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 11 कई बार पूछा है, सीबीएसई पीएमटी वगैरह में है, आगे भी रिपीट कर सकता है। कहा जा रहा है अ पार्टिकल मूव्स इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 25 सेंटीमीटर, r इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर एट 2 रिवोल्यूशन पर सेकेंड, यानी कि फ्रीक्वेंसी इसका दिया हुआ है कितना, 2 रिवोल्यूशन पर सेकेंड, यानी 1 सेकेंड में 2 चक्कर लगा रहा है। द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज, तो आपसे एक्सेलरेशन पूछा जा रहा है कि एक्सेलरेशन कितना होगा। तो जाहिर सी बात है कि ये सर्कुलर मोशन में होगा, है ना, तो अंदर की तरफ AC लग रहा होगा, तो AC इज इक्वल टू क्या लिखते हो आप, r ओमेगा स्क्वायर, कितना, r ओमेगा स्क्वायर। तो अब ये ओमेगा निकालना पड़ेगा। ओमेगा कैसे निकालोगे, ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है 2 पाई बाई टी, या इसी को लिखते हो 2 पाई f, है ना, और f हमारा दिया हुआ कितना 2, तो यानी ओमेगा इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं 2 पाई इंटू 2 कितना 4 पाई। सही है। अब इस 4 पाई को यहां पर पुट कर दो, तो r हमारा दिया हुआ है कितना 25 सेंटीमीटर, मतलब 10 टू द पावर माइनस 2 SI में कन्वर्ट कर लेना है। 4 पाई का होल स्क्वायर यानी कि 16 पाई स्क्वायर। सही है। अब इससे आप चाहो तो मल्टीप्लाई कर सकते हो। अच्छा, अगर मैं 4 रखूं तो एक 4 से इसको मल्टीप्लाई कर दूं तो 100 हो जाएगा, और 100 ये कैंसिल आउट हो जाएगा। मेरा कहने का मतलब है 25 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 इंटू पाई स्क्वायर। देखो तो 25 इंटू 4 100 और 10 टू द पावर माइनस 2 खत्म, यानी कि बच गया 4 पाई स्क्वायर। दिस इज द आंसर। मतलब कैलकुलेशन थोड़ा आसान हो गया। कोई है, सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 सीबीएसई पीएमटी में पूछा है, जिपमर वगैरह में पूछा हुआ है दो बार। तो इसमें कहा जा रहा है 500 kg कार टेक्स अ राउंड टर्न ऑफ रेडियस 50 मीटर विथ अ वेलोसिटी 36 किलोमीटर पर आवर, दिस सेंट्रीपिटल फोर्स इज। तो आसान क्वेश्चन कि हमारा कोई सर्कुलर ट्रैक है और इस पर सपोज करो कोई व्हीकल है ना, और इसका अपना कुछ रफ्तार दिया हुआ है v, तो कहा जा रहा है कि इस पर कितना सेंट्रीपिटल फोर्स आएगा, यानी Fc इज इक्वल टू क्या mv स्क्वायर बाय r। नहीं, तो m पता है, v पता है, r पता है, वैल्यू पुट करिए और देखिए कितना आ रहा है। तो Fc इज इक्वल टू m 500, v 36 बाय 5 बाय 18 मतलब 10 इंटू 10 डिवाइडेड बाय r बोलो कितना 50, तो 50 से 510 बार में, यानी Fc इज इक्वल टू मेरे ख्याल से 1000 आ रहा है ना, 1000 न्यूटन। 1000 न्यूटन का इस व्हीकल पर फोर्स लगेगा। कौन सा, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। इसमें कहा जा रहा है स्टोन टाइड टू द एंड ऑफ अ स्ट्रिंग ऑफ
length 1 meter is whirled in a horizontal circle with a constant speed. If the stone makes 22 revolution in 44 seconds, what is the magnitude and direction of acceleration of the stone? तो देखो तो रेडियस पता है 1 मीटर और ये चारों तरफ घूम रहा है हॉरिजॉन्टल सर्कल विद अ कांस्टेंट स्पीड, यानी कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, सिर्फ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ही लगेगा. इफ द स्टोन मेक्स 22 रिवोल्यूशन इन 44 सेकेंड, यानी कि यहां से फ्रीक्वेंसी हम निकाल सकते हैं. फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू नंबर ऑफ रिवोल्यूशन डिवाइडेड बाय टोटल टाइम. तो 22 डिवाइडेड बाय 44, एक दो बार में कटेगा क्या, 1/2. तो फ्रीक्वेंसी हमें मिल चुका है, तो यहां से ओमेगा निकाल सकते हो क्या, ओमेगा इज इक्वल टू 2πf, यानी पाई, है ना, रेडियन पर सेकेंड से ये मूव कर रहा होगा. ठीक ना, क्योंकि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है तो सिर्फ आपके पास क्या होगा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन टुवर्ड्स द सेंटर एंड AC इज इक्वल टू आर ओमेगा स्क्वायर, और आर कितना 1 और ओमेगा कितना पाई स्क्वायर यहां से, है ना. तो AC इज इक्वल टू कितना आ गया, पाई स्क्वायर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. कौन सा ना, गलत, पाई स्क्वायर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड डायरेक्शन अलोंग द रेडियस अवे फ्रॉम द सेंटर. ना ना ना, ये टुवर्ड्स द सेंटर होगा, नहीं तो ये भी नहीं होगा, ध्यान रखना है. पाई स्क्वायर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड डायरेक्शन अलोंग द रेडियस ऑफ द रेडियस टुवर्ड्स द सेंटर. हाँ, सी इज द करेक्ट ऑप्शन. डी में क्या दिया, पाई स्क्वायर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड डायरेक्टेड अलोंग द टेंजेंट टू द सर्कल. नहीं, टेंजेंट भी नहीं होगा, तो इस बात को ध्यान में रखिएगा. ठीक ना, कंफ्यूजन है इन दोनों तीनों ऑप्शन में, कंफ्यूजन है. थोड़ी सी लापरवाही, अगर सावधानी हटी, दुर्घटना घटी वाली कहानी हो जाएगी. तो इन बातों को ध्यान में रखिएगा. ठीक ना, ऑप्शन ऐसा दे दिया है कि आदमी कंफ्यूज कर जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन बन जाएगा, आसान क्वेश्चन है, तुरंत से आप बनाओगे, आप ओवर कॉन्फिडेंस में आओगे, क्वेश्चन गलत. और एक क्वेश्चन गलत होने का मतलब है कंपटीशन से दूर दूर तक आपका नामो निशान मिट जाएगा. ठीक ना, तो इसलिए आपको एकदम बी केयरफुल. क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ बढ़ते हैं, जो कि AIEEE 2010 में पूछा गया. इसमें कहा जा रहा है, फॉर अ पार्टिकल इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन द एक्सेलरेशन वेक्टर A एट पॉइंट P r थीटा, पोजीशन दिया हुआ है r थीटा में, ऑफ द सर्कल ऑफ रेडियस r इज हियर थीटा इज मेजर्ड फ्रॉम द x एक्सिस. ओके, तो ये सपोज करो कि अभी हमारा सर्कल है और यहां से हम डिस्कस कर रहे हैं, ये हमारा पार्टिकल है. ठीक ना, कहा जा रहा है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है. ठीक ना, ये पार्टिकल है और इसका हमारा पोजीशन r थीटा में दिया हुआ है. तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है तो सिर्फ एक एक्सेलरेशन होगा इसके पास, AC, एंड AC इज इक्वल टू v स्क्वायर अपॉन r. नहीं, यही होगा. अब इस AC का दो कंपोनेंट, किधर किधर, एक सेकंड दिख लाते हैं. इस AC का दो कंपोनेंट, एक नीचे की तरफ और एक इस डायरेक्शन में, है ना. एक हो जाएगा अच्छा ये थीटा, तो ये भी थीटा, तो ये वाला हो जाएगा AC cos थीटा और ये वाला हो जाएगा AC sin थीटा. तो यानी हम वेक्टर A इज इक्वल टू लिख सकते हैं आपका v स्क्वायर अपॉन r. r पहले कौन सा, हम x एक्सिस की बात करेंगे ना, तो ये वाला r cos थीटा i या माइनस आई, एग्जैक्टली माइनस आई कैप, नहीं क्योंकि वो इस डायरेक्शन में, ये हमारा ओरिजिन हो गया और ओरिजिन से लेफ्ट साइड जा रहा है, ध्यान में रखना है. प्लस अब क्या लिखोगे आप, v स्क्वायर बाय r, ये वाला कंपोनेंट वर्टिकल वाला साइन थीटा, कैसा, जे कैप या माइनस जे कैप, माइनस जे कैप, क्योंकि नीचे है, ओरिजिन से नीचे है. अब आप इस चीज को लिख सकते हो कि सर वेक्टर A इज इक्वल टू v स्क्वायर अपॉन r साइन थीटा, बल्कि माइनस साइन को बाहर निकाल लो, आई कैप और प्लस माइनस माइनस v स्क्वायर अपॉन r, आपका ये साइन थीटा जे कैप. दोनों साइन कैसे हो गया भाई, ये कॉस होगा ना, अरे फ्लो में लिखा जा रहा है, ध्यान रखना है, कॉस होगा. तो अब देखो तो पहले तो दोनों निगेटिव और एक में कॉस एक में साइन, यहां पर एक निगेटिव एक पॉजिटिव, गलत, ये तो हो ही नहीं सकता है. यहां भी एक निगेटिव एक पॉजिटिव, ये भी गलत. कौन सा, डी इज द करेक्ट ऑप्शन. सही है, खाली कंपोनेंट निकालना था. आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 जो कि CBSE PMT 2012 में पूछा गया. इसमें कहा जा रहा है, कार ऑफ मास 1000 kg negotiates a banked curve of radius 90 meter on a frictionless
road. If the banking angle is 45, the speed of the car is, ये सब फटाफट बनाओगे क्योंकि सब क्वेश्चन मैंने इस टाइप का डेरिवेशन क्लास में हम लोग करते हैं, तो ये जाहिर सी बात है बड़ी आसानी से आप चीज़ों को सॉल्व कर सकते हो। ये बैंक रोड है ना, और यही हमारा एंगल ऑफ बैंकिंग थीटा रहता था, ये हमारा व्हीकल है और ये कुछ v वेलोसिटी से मूव कर रहा होता है, तो v इज इक्वल टू कितना आता है, अंडर रूट आर जी टेन थीटा। सही है, वैल्यू पुट करिए, तो r कितना 90, g कितना 10 और थीटा कितना 45, तो 1 यानी कि कितना हो गया 900, यानी 30 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से आप जाओगे तो आप सेफ रहोगे। यही इसकी मैक्सिमम स्पीड होगी फॉर सेफ टर्निंग। सही है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 जो कि सीबीएसई पीएमटी 2008 में पूछा गया है, इसमें कहा जा रहा है अ रोलर कोस्टर इज डिजाइन सच दैट राइडर्स experiences weightlessness at as they go round the top of a hill whose radius of curvature is 20 meter. ठीक है, the speed of the car at the top of the hill is, तो देखो, तो रोलर कोस्टर देखें आप लोग, तो रोलर कोस्टर में कुछ ऐसा अजीबोगरीब शेप कुछ दिया रहता है ना, सपोज करो कि ऐसा कुछ है, तो वो जब अपने मैक्सिमम हाइट पर पहुंचता है, ठीक ना, उसको इस हिसाब से डिजाइन किया गया है कि वहां पर जो उसके पैसेंजर्स है वो वेटलेस फील करे। तो वेटलेस का मतलब क्या हुआ कि नीचे की तरफ तो mg है, एक ऊपर की तरफ फोर्स आ जाएगा जिसके वजह से mg बराबर हो जाएगा, बैलेंस कर जाएगा, और वो कौन होगा, स्यूडो फोर्स mv स्क्वायर बाय आर, क्योंकि यहां पर ये सर्कुलर पाथ होगा ना, है ना, इसके वजह से सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर की तरफ लगेगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि mv स्क्वायर बाय आर इज इक्वल टू mg, और mm कट जाएगा एंड v इज इक्वल टू अंडर रूट आर जी, ठीक ना, और ये r दिया हुआ है, रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया हुआ है कितना 20, पुट करो तो 20, g कितना 10, यानी कितना 200 ना, तो v इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं 10 रूट 2 यानी 14 मीटर पर सेकेंड, इतना कुछ आएगा। तो 14 मीटर पर सेकेंड, अच्छा एग्जैक्टली 14 तो नहीं है, इन बिटवीन पूछ दिया नहीं, तो अगर हम लोग रूट 2 का एग्जैक्ट वैल्यू लेंगे तो थोड़ा सा ज्यादा आएगा, नहीं 14.14 समथिंग कुछ आएगा, तो इसका मतलब ये होगा कि 14 से थोड़ा ज्यादा और 15 से कम ही होना चाहिए, तो कौन सा, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। समझ में आई बात। अगर हम इससे ज्यादा स्पीड दे देंगे तो क्या होगा, वो ऊपर उड़ जाएगा, हमेशा के लिए नॉर्मल खत्म, हमेशा के लिए वो वेटलेस हो जाएगा, ठीक ना, इस बात को ध्यान में रखना है। ऐसा नहीं कि आप रोलर कोस्टर पर बहुत ज्यादा स्पीड दे, नहीं, हम स्पीड लिमिट में रखेंगे, फिजिक्स इजाजत नहीं देता है कि आप कुछ भी स्पीड लगा दो। हाँ, स्पीड बढ़ाओगे तो आपको रेडियस वगैरह बढ़ाना पड़ेगा, नहीं रेडियस बड़ा करना पड़ेगा, बहुत बड़ा रोलर कोस्टर फिर बनाना पड़ेगा, अदरवाइज हमेशा के लिए वेटलेस, ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 17 जो कि आईआईटी 1992 में पूछा हुआ है, ये आईआईटी में पूछा हुआ है, इसमें कहा जा रहा है कार इज मूविंग इन अ सर्कुलर हॉरिजॉन्टल ट्रैक ऑफ रेडियस 10 मीटर विद अ कांस्टेंट स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड, यानी रेडियस कितना 10, स्पीड कितना 10 मीटर पर सेकेंड, ये 10 मीटर। अ प्लम bob is suspended from the roof of the car by a light rigid rod. The angle made by the rod with the vertical is थीटा आपसे पूछा गया, मतलब क्वेश्चन समझ में आया। एक सर्कुलर रॉड है, सॉरी रोड है, इस सर्कुलर रोड पर एक कार है और ये कार कुछ v वेलोसिटी से मूव कर रही है रोड पर, ठीक ना, ये अपने इस रेडियस पर मूव करेगा। अभी इसमें क्या है कि एक पेंडुलम है, बॉब है, और वो लटका हुआ है, पूछा जा रहा है वो कितना एंगल बनाया होगा, ठीक ना, तो इसका ना जूम करके आप एक नया पिक्चर बनाओ, ये हमारा कार का पिक्चर है, इसमें वो पेंडुलम ऐसा होता क्योंकि वो सर्कुलर मोशन में होने की वजह से एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर की तरफ लगा और वो यहां पर आकर के अभी फिलहाल रुका होगा और इसके पास कुछ एंगल थीटा होगा, ठीक ना। अब यही थीटा आपसे पूछा जा रहा है, ठीक ना, तो एक सवाल का जवाब दो पहले कि ये एंगल क्यों बनाया, क्योंकि इसके ऊपर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कितना mv स्क्वायर बाय आर, ठीक ना। ये चला क्यों नहीं गया, क्योंकि इसने टेंशन ने रोका होगा, नहीं, नीचे कौन mg, ऊपर कौन, तो आप कह सकते हो टी कॉस थीटा, इधर कौन टी साइन थीटा, समझ रहे हैं ना, ये थीटा, तो जाहिर सी बात है ये भी थीटा, तो इसके वजह से ये टी कॉस थीटा और ये वाला टी साइन थीटा, इक्वेट कर लो ना, तो हम लोग लिख सकते हैं कि सर टी साइन थीटा इज इक्वल टू आपका mv स्क्वायर बाय आर एंड
टी कॉस थीटा इज इक्वल टू एम जी। इसको 1 नंबर बोलो, इसको 2 नंबर बोलो, दोनों को डिवाइड कर देते हैं। तो टेन थीटा इज इक्वल टू लिखा जा सकता है वी स्क्वायर अपॉन आर जी। अरे ये तो जाना पहचाना लग रहा है। तो हमें क्या बताना था, थीटा बताना था ना, तो थीटा ले लेते हैं। तो नाउ टेन थीटा इज इक्वल टू, वैल्यू पुट करो, वी कितना 10 इंटू 10, आर कितना 10, जी भी 10, कट गया 1, यानी थीटा इज 45 डिग्री। यानी अगर कोई आप कार लेते हो और उस कार के रूफ से एक पेंडुलम लटका देते हो, कार की रफ्तार रखते हो आप 10 मीटर पर सेकेंड, वो जो सर्कुलर ट्रैक है तो उसकी अगर रेडियस 10 मीटर है, तो जो आपका पेंडुलम होगा वो एग्जैक्टली 45 डिग्री का एंगल बनाएगा वर्टिकल से। अगर सब कुछ ऐसा है तो आप करके देख सकते हो, यही होगा। समझ में आई बात? चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 जो कि नीट 2016 में पूछा गया है, इसमें कहा जा रहा है अ यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क ऑफ रेडियस 50 सेंटीमीटर एट रेस्ट is free to turn about an axis which is perpendicular to its planes and passes through its center. It is subjected to a torque. अच्छा, थोड़ा रोटेशन वाला फीलिंग आ गया है ना। It is subjected to a torque which is produces a constant angular acceleration 2 radian per second square. Its net acceleration in meter per second square at the end of 2 seconds is approximately. क्वेश्चन समझ में आया? एक सर्कुलर डिस्क है और इसको हमने इसके एक्सिस के अबाउट टर्न किया, टॉर्क लगाया, जिसकी वजह से ये मूव करना शुरू करेगा और इसका रेडियस दिया हुआ है 50 सेंटीमीटर। इसमें जो हमने एक्सीलरेशन डाला था वो है 2 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर और t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पर आपसे पूछा जा रहा है कि ए नेट कितना होगा। ठीक ना। दरअसल होगा क्या कि जब हम इसको मूव कराएंगे किसी भी एक पॉइंट पर, आप देखो इसको जब हम मूव कराएंगे तो इसके पास दो तरह का एक्सीलरेशन होगा, एक एसी एंड दूसरा एटी। ठीक ना। टेंजेंशियल एक्सीलरेशन ऑलरेडी दिया जा रहा है। ठीक ना। तो इसके पास दो तरह का एक्सीलरेशन होगा और जब इसका हम रिजल्टेंट निकालेंगे तो वो कुछ इस डायरेक्शन में आएगा जिसको हम ए नेट कहेंगे और लिखा जा सकता है ए नेट इज इक्वल टू अंडर रूट आपका एसी का स्क्वायर प्लस एटी का स्क्वायर। यानी कि अब हमारा पर्पस हो गया AC निकालना और AT निकालना। अगर ये दोनों चीजें हम लोग निकाल लेते हैं तो बात बन जाएगी। ठीक है। तो AC इज इक्वल टू क्या होता है, R ओमेगा स्क्वायर, यानी अब हमें ओमेगा चाहिए। और AT इज इक्वल टू क्या होता है, R अल्फा। नहीं तो R हमें पता है कितना 50 सेंटीमीटर यानी हाफ मीटर, और अल्फा तो पहले से पता है 2, तो ये कितना हो गया 1 आपका मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हमें मिल गया कौन, टेंजेंशियल एक्सीलरेशन। एक काम तो हो गया। अब हमें एंगुलर की बात करनी पड़ेगी कि पहले R तो हमें पता है लेकिन ओमेगा नहीं पता है। तो ओमेगा के लिए आप क्या करोगे, तो किसी भी टाइम पर अगर आपको ओमेगा निकालना है तो ओमेगा इज इक्वल टू अल्फा टी, राइट। और अल्फा हमारा कितना है 2 और टाइम कितना है 2, तो यानी ओमेगा आ गया कितना 4 रेडियन पर सेकेंड। तो हम AC निकाल सकते हैं क्या, AC इज इक्वल टू कितना R ओमेगा स्क्वायर, R कितना हाफ, ओमेगा कितना 4 का स्क्वायर यानी कि 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हमें दोनों चीज मिल गया। अब इन दोनों को यहां पर पुट कर दो। जब आप इसको पुट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ए नेट इज इक्वल टू आप लिख सकते हो अंडर रूट आपका 8 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, यानी कि हो जाएगा 64 प्लस 1 अंडर रूट 65। 65 का स्क्वायर रूट निकालोगे तो ऑलमोस्ट 8 ही आएगा। नहीं, 65 का स्क्वायर रूट हम लोग निकालेंगे तो ऑलमोस्ट 8 के बराबर ही आएगा। कौन सा, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट। समझ में आई बात? थोड़ा सा टॉर्क वॉर्क को यूज कर दिया गया, मतलब रोटेशन का थोड़ा सा फ्लेवर है और कुछ नहीं। आगे बढ़ता है। क्वेश्चन नंबर 19 जो कि नीट 2016 में पूछा गया, इसमें कहा जा रहा है अ पार्टिकल ऑफ मास 10 ग्राम moves along a circle of radius 6.4 centimeter with a constant tangential acceleration। ध्यान रखना है m कितना 10 ग्राम, r कितना 6.4 सेंटीमीटर, at कितना constant। What is the magnitude of this acceleration if the kinetic energy
अच्छा, काइनेटिक एनर्जी वगैरह भी है। अब यही इसी का मैग्नीट्यूड आपसे पूछा जा रहा है, 80 ही आपसे पूछा जा रहा है, जबकि उस वक्त उसका काइनेटिक एनर्जी दिया हुआ है 8 इंटू 10⁻⁴ जूल, इतना दिया हुआ है। आगे देखते हैं, बाय द एंड ऑफ द सेकेंड रिवोल्यूशन आफ्टर द बिगिनिंग ऑफ द मोशन, मतलब जब वो सेकेंड रिवोल्यूशन के एंड पर होगा तब उसके पास इतनी काइनेटिक एनर्जी होगी। ये भी अपने आप में बहुत कुछ इशारा कर रहा है, ठीक ना। तो 80 आपसे पूछा जा रहा है ना, एसी के बारे में तो कोई चर्चा ही नहीं है, सिर्फ 80। अब पिछले क्वेश्चन में दोनों था, यहां पर 80 है। 80 इज इक्वल टू आप कह सकते हो आर अल्फा, इसको थोड़ा और शॉर्ट करा तो आर अल्फा को हम लिख सकते हैं क्या, डीवी बाई डी टी, यानी कि ये सिंपल एक्सप्रेशन है जो लीनियर वाला है। नहीं, अगर ये हमें पता चल जाए तो बात बन जाएगी, ठीक ना। तो इससे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हमें वेलोसिटी वगैरह की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो वेलोसिटी हम निकाल लेते हैं, देखते हैं हमारा वेलोसिटी कितना आ रहा है। तो काइनेटिक एनर्जी हमारा दिया हुआ है कितना, 8 इंटू 10⁻⁴। तो काइनेटिक एनर्जी कितना होता है, हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू 8 इंटू 10⁻⁴। मास दिया हुआ है क्या, हाँ 10 ग्राम। तो हम लोग लिख सकते हैं कि आपका हाफ मास 10 इंटू 10⁻⁻3, हमें v तो चाहिए ही, वी स्क्वायर इज इक्वल टू 8 इंटू 10⁻⁴। सही है। तो ये 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 16 हो जाएगा, और 10⁻⁻2 नीचे चला जाएगा, यानी कि फाइनली हम वी स्क्वायर इज इक्वल टू लिख सकते हैं 16 इंटू 10⁻⁴, और ये 10⁻2 जो नीचे जाएगा ऊपर आ जाएगा 10⁻+2, यानी कि वी स्क्वायर इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं 16 इंटू 10⁻⁻2, यानी वी स्क्वायर इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं 0.16। इतना हमारा वेलोसिटी आ गया, ठीक ना। तो अब हमें क्या एक्सेलरेशन की तरफ जाना है। तो एक्सेलरेशन में पूछा क्या जा रहा है आपसे, क्वेश्चन किया गया व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस एक्सेलरेशन इफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इज इतना बाय द एंड ऑफ द सेकेंड रिवोल्यूशन आफ्टर द बिगिनिंग ऑफ द मोशन। तो अगर हम लोग फॉर्मूला लगाएं तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, है ना। तो इनिशियल हमारा 0 है ना, और v इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं, या v स्क्वायर इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं 2as, और s के जगह हम लोग क्या लिखेंगे, उसका 2 चक्कर, यानी 2 चक्कर का मतलब, एक चक्कर का मतलब 2 पाई आर, 2 चक्कर का मतलब 4 पाई आर। समझ में आ रही बात। और यहां से हम लोग निकाल सकते हैं a इज इक्वल टू आपका वी स्क्वायर अपॉन 4 दूनी 8 हो जाएगा ना, 8 पाई आर, और ये सारे वैल्यूज को पुट करके और फिर आप a निकाल सकते हो। तो v हमारा आ गया है, वी स्क्वायर का वैल्यू आया है 0.16 डिवाइडेड बाय 8 रहने दो, पाई का वैल्यू 3.14, और r का वैल्यू कितना है 6.4 सेंटीमीटर, यानी 10⁻⁻2। अब इन सारे चीजों को आप कैलकुलेट करोगे तो वो करीबन आएगा 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। समझ में आई बात। आगे बढ़े, क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, जो कि नीट 2016 में पूछा गया है। इसमें कहा जा रहा है इन द गिवन फिगर a इज इक्वल टू 15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर रिप्रेजेंट द टोटल एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल मूविंग इन द clockwise direction in a circle of radius 2.5 meter at a given instant of time the speed of the particle is। अच्छा, इस पार्टिकल का स्पीड आपसे पूछा जा रहा है। एक चीज बताओ कि ये ए नेट है, ये वाला जो एक्सेलरेशन दिया हुआ है ये ए नेट है, और ये कितना दिया हुआ है 15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये वैल्यू दिया हुआ है। क्या मैं इसका एक कंपोनेंट इधर ला सकता हूं जो कि एसी होगा, यानी कि हम लोग कह सकते हैं क्या AC इज इक्वल टू 15 cos 30, नहीं इसका एक कंपोनेंट 15 cos 30, एंड AC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा v स्क्वायर अपॉन r इज इक्वल टू 15 cos 30 √3/2, यानी v स्क्वायर इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं r की वैल्यू कितना 2.5 इंटू 15 इंटू √3 1.7/2, ठीक है। और यहां से इन सारी चीजों को आप कैलकुलेट कर लो, ठीक ना। 2.5 इंटू 15 इंटू 1.7/2, तो ये करीबन आ जाएगा √31 के आसपास, जो कि वैल्यू हमें मिलता है 5.7 मीटर पर सेकेंड।
ठीक है, बस इस बात को थोड़ा सा ध्यान में रखना है, यहां पर हो क्या रहा है। इसका भी नेट एक्सेलरेशन नीचे की तरफ दिया हुआ है 15 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो हमें इसका कंपोनेंट लेना है, क्योंकि एसी तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन तो ऑलवेज टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल, तो उसका मैंने कंपोनेंट ले लिया, ठीक ना, और उसको इक्वेट कर दिया, तो यहां से हमें फाइनली वेलोसिटी मिल गया कितना, 5.7 मीटर पर सेकेंड। बस थोड़ा सा काम आप कर लोगे, सही है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 जो कि सीबीएसई पीएमटी 2006 में पूछा है, दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग 2006 में पूछा है। काफी शानदार क्वेश्चन है। इसमें कहा जा रहा है ट्यूब ऑफ लेंथ एल इज फिल्ड कंप्लीटली विथ एन इनकम्प्रेसिबल लिक्विड ऑफ मास एम एंड क्लोज्ड एट बोथ एंड्स. The tube is then rotated in a horizontal plane about one of its ends with a uniform angular velocity omega. The force exerted by the liquid at the other end is. काफी अच्छा क्वेश्चन है। देखिए एक ट्यूब है अपने पास और इस ट्यूब में हमने कुछ लिक्विड्स भर रखा है। सपोज करो ये लिक्विड है। अब इसमें क्या हो रहा है कि हमने इसको इस एंड पर फिक्स कर दिया और यहां से घुमाना शुरू किया ओमेगा से, ठीक है। तो अब क्या होगा कि ये सभी लिक्विड्स पर एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आएगा, किधर, बाहर की तरफ। ये सब लिक्विड बाहर की तरफ जाना चाहेगा, कितने से, एम ओमेगा स्क्वायर आर से। तो इसको कैलकुलेट करो, निकाल दो। लेकिन एक बात ध्यान रखना है कि जो मॉलिक्यूल्स है जो यहां पर है उस पर अलग सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा और जो यहां पर है उस पर अलग सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा। क्यों? क्योंकि एम तो सबका सेम है, ओमेगा सबका सेम है, बट रेडियस सबका अलग अलग है। समझ में आई बात? जो सेंटर पर होगा उस पर कोई फोर्स ही नहीं लग रहा होगा, क्योंकि वो एक्सिस ऑफ रोटेशन पर है, उस पर कोई फोर्स नहीं लग रहा होगा, और जो यहां पर होगा उस पर सबसे ज्यादा लग रहा होगा। तो यानी कि फोर्स क्या हो गया, वेरिएबल हो गया। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा। कैसे सॉल्व करना होगा, आपको एक छोटा सा एलिमेंट लेना है, उस छोटे से एलिमेंट में छोटा सा मास आएगा, उस छोटे से मास पर एक छोटा सा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आएगा, उस छोटे से सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को ऐड कर दो, यानी इंटीग्रेट कर दो, कहां से कहां तक, 0 से लेकर के L तक, आपको पूरा वैल्यू मिल जाएगा, ठीक ना। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहला काम हम एक छोटा सा एलिमेंट लेंगे, ठीक ना। कितने दूरी पर, तो हम मान लेते हैं x दूरी पर एक एलिमेंट लिया जिसका नाम dx है, ठीक ना। और इस dx एलिमेंट का कुछ मास होगा जिसको हम dm कहेंगे, और इस dm एलिमेंट पर हमें फोर्स निकालना है और देखना है कि उस पर कितना फोर्स आ रहा है। तो इस पर जो फोर्स आएगा वो आएगा dm ओमेगा स्क्वायर एक्स, इतना कुछ फोर्स आएगा, ठीक ना। तो हम इंटीग्रेट कर देते हैं इसको, तो हमारे पास df आ गया कितना, dm ओमेगा स्क्वायर एक्स, अभी जो इसका रेडियस है x है, ठीक ना। वो साइड इंटीग्रेट कर दो, इंटीग्रेटिंग वो साइड, देन हमें f इज इक्वल टू मिल जाएगा। अच्छा अब एक सवाल और है कि सर dm कितना होगा, तो देखो तो पूरे लेंथ में मास कितना है, m, तो हमें dx एलिमेंट में मास पता करना है, तो m बाय एल इंटू dx, यही हमारा क्या है, dm। इसको पुट करो तो हम क्या लिखेंगे सर, m बाय एल इंटू आपका dx ओमेगा स्क्वायर एक्स। इंटीग्रेशन का रूल कहता है कि जो कांस्टेंट है उसको बाहर कर लीजिए, तो हम f इज इक्वल टू लिख सकते हैं कि m बाय एल आपका ओमेगा स्क्वायर इंटीग्रेशन आपका x dx, फिर हम लिख सकते हैं m बाय एल आपका ओमेगा स्क्वायर, ये आपका एक्स स्क्वायर अपॉन 2, कहां से कहां तक, 0 से L तक। तो हम लोग लिख सकते हैं फाइनली m ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर अपॉन 2L, एक L से L कट जाएगा, और m ओमेगा स्क्वायर L अपॉन 2 इज द करेक्ट आंसर। कोई मिल रहा है ऑप्शन में 2 वाला, तो यही 2 है, तो ये खत्म ये खत्म, अब आसान हो गया। यहाँ दोनों स्क्वायर है तो ये भी नहीं होगा, कौन सा, ए इज द करेक्ट ऑप्शन, m L ओमेगा स्क्वायर अपॉन 2। काफी अच्छा क्वेश्चन है, इसको थोड़ा ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 जो कि आईटी 2005 में पूछा गया। इसमें कहा जा रहा है पार्टिकल मूव्स इन ए सर्कुलर पाथ विथ डिक्रीजिंग स्पीड, मतलब नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो गया, ठीक है। क्या हो गया इसको, एक मिनट, तो ये कैसा हो गया, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो गया, यानी कि अगर ये मूव कर रहा होगा तो इसके पास एसी भी होगा और एटी भी होगा, ध्यान रखना है। कहा जा रहा है एंगुलर मोमेंटम रिमेन्स कांस्टेंट। अच्छा फिर से रोटेशन वाला थोड़ा सा फ्लेवर दिख रहा है। एंगुलर मोमेंटम क्या होता है थोड़ा सा जानते हैं। ये पार्टिकल है, इसका ये सेंटर है, ये यहां से मूव कर रहा है, ठीक ना। तो ये हमने ओमेगा से मूव करा दिया, तो L इज इक्वल टू हम लोग लिखते हैं आई ओमेगा, आई इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, या इसको एक और तरीके से लिखते हैं कि आई ओमेगा को हम लोग लिखते हैं एम वी आर,
ठीक ना, L इज इक्वल टू mvr, ठीक ना। तो अब देखो तो ये कितने चीजों पर डिपेंड कर रहा है, तीन चीजों पर, m, वेलोसिटी, रेडियस। तो पहला कहा जा रहा है एंगुलर मोमेंटम रिमेंस कांस्टेंट, नहीं, वेलोसिटी बदल रहा है ना, तो ये कांस्टेंट नहीं हो सकता है, गलत बात। चलो आगे बढ़ते हैं। एक्सीलरेशन एट टुवर्ड्स द सेंटर, नहीं, हमेशा सेंटर गए, वो रिजल्टेंट होगा, दोनों है ना, तो वो कहीं कुछ अलग डायरेक्शन में होगा, ये भी नहीं होगा। पार्टिकल मूव्स इन ए स्पाइरल पाथ विद डिक्रीजिंग रेडियस, नहीं, ये भी नहीं हो सकता है। द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर मोमेंटम रिमेंस कांस्टेंट, हाँ ये हो जाएगा, क्योंकि इसका जो डायरेक्शन होगा ना एंगुलर मोमेंटम का, वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, यानी वेक्टर L इज इक्वल टू हम m v क्रॉस r लिखेंगे, ठीक ना। और राइट हैंड थंब रूल से आप इसका डायरेक्शन निकाल सकते हो, और वो हमेशा फिक्स रहेगा, वेरिएबल हो सकता है मैग्नीट्यूड वाइज, बट डायरेक्शन हमेशा फिक्स रहेगा। वेक्टर मतलब जो डायरेक्शन होगा वो फिक्स रहेगा, मैग्नीट्यूड में बदलाव हो सकता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 23, जो कि अगेन IIT 2002 में पूछा गया है। इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है सिंपल पेंडुलम इज ऑसिलेटिंग विदाउट डैम्पिंग व्हेन द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉब इज लेस देन मैक्सिमम, इट्स एक्सीलरेशन वेक्टर ए इज करेक्टली शोन इन। देखो तो पेंडुलम के केस में क्या होता है कि जैसे कि यहां से मैंने इसको ऑसिलेट कराया, तो ये ऐसे जाएगा, ऐसे आएगा, तो इसका मैक्सिमम यहां कुछ होगा और इधर भी मैक्सिमम कुछ होगा, यानी दोनों तरफ इसका कुछ एम्पलीट्यूड होगा। ये जैसे कि 0 है और ये थीटा मैक्स थीटा है और ये भी थीटा मैक्स थीटा है, कुछ हम थीटा नॉट ले लेते हैं, थीटा नॉट दोनों तरफ, एक तरफ प्लस एक तरफ माइनस, बट ये मैक्सिमम पर अभी नहीं है, क्योंकि मैक्सिमम पर जब जाएगा ना तो वेलोसिटी 0, यहां भी वेलोसिटी 0, बट ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, वो कहीं बीच में है, ठीक ना, वो कहीं बीच में, सपोज करो वो यहां पर है, अभी इस पॉइंट पर है, तब आपसे कहा जा रहा है कि उस पर कि उसका जो एक्सीलरेशन का जो ट्रू डायग्राम होगा वो कौन सा होगा। तो देखो तो अगर वो यहां पर होता है वेलोसिटी 0, लेकिन वो यहां पर है, वेलोसिटी 0 नहीं है और वेलोसिटी बदल रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि कुछ टेंजेंट की तरफ भी होगा और कुछ सेंटर की तरफ भी होगा। सेंटर की तरफ तो हमेशा रहना ही है ना, लेकिन यहां पर टेंजेंट की तरफ भी होगा, दोनों तरफ होगा, और इसका रिजल्टेंट कुछ इधर होगा। कौन सा रिप्रेजेंट करे, देखो ये खाली सेंटर की तरफ बता रहा है गलत, ये टेंजेंट की तरफ बता रहा है ये भी गलत, और ये बता रहा है दोनों डायरेक्शन में ये सही है, और ये क्या बता रहा है, ये एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को बता रहा है जी, तो ये भी नहीं होगा। कौन सा, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। आगे बढ़ा, मतलब लॉजिकली आप इस क्वेश्चन को बना सकते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 24, जो कि अगेन IIT 2001 में पूछा गया है। इसमें कहा जा रहा है स्मॉल ब्लॉक इज शॉट इनटू ईच ऑफ द 4 ट्रैक्स as shown below. Each of the tracks rises to the same height. The speed with which the block enters the track is the same in all cases. At the highest point of the track, the normal reaction is maximum. ये वर्टिकल सर्कुलर मोशन का केस है। इसमें कहा जा रहा है कि जब हम यहां से इसको शॉर्ट करेंगे, सब में वेलोसिटी सेम है और जो इसको हाइट राइज करना है वो भी सेम है, तो किस केस में नॉर्मल रिएक्शन ज्यादा लगेगा। पहले हम लोग देखते हैं वर्टिकल सर्कल के केस में होता क्या है कि सपोज करें अगर यहां से हम किसी पार्टिकल को शॉर्ट कर दें, है ना, और जैसे हम यहां से शूट करते हैं ये v वेलोसिटी से जाएगा और इस पॉइंट पर जब वो पहुंचेगा, ठीक है, तो नॉर्मल रिएक्शन कितना होगा। देखो तो mg नीचे, नॉर्मल नीचे, ऊपर कौन होगा, जाहिर सी बात है mv स्क्वायर बाय r। नहीं तो हम लोग लिख सकते हैं कि नॉर्मल फोर्स हमें मिलेगा कितना, mv स्क्वायर अपॉन r माइनस mg। अगर दोनों बराबर हो गया तो वेटलेस का केस हो जाएगा, कोई भी नॉर्मल फोर्स नहीं आएगा। लेकिन अगर नॉर्मल होगा तो mv स्क्वायर बाय r को बड़ा होना पड़ेगा, क्योंकि mg तो हमेशा फिक्स ही रहेगा, मास भी फिक्स, g भी फिक्स। अब देखो यानी नॉर्मल फोर्स डिपेंड कर रहा है दो बातों पर, वेलोसिटी और रेडियस पर, यानी और वेलोसिटी भी हमने सब पर फिक्स, वेलोसिटी भी हमारा फिक्स है तो वेलोसिटी तो बदल नहीं रहा, तो नॉर्मल फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r, यानी r छोटा नॉर्मल ज्यादा, आर बड़ा नॉर्मल छोटा। समझ में आई बात। अब आप चूज करो कि आर कहां पर छोटा कहां पर बड़ा है। तो अब देखो तो ये सर्कल कुछ ऐसा बनेगा, ये सर्कल यहां पर कुछ ऐसा बनेगा, है ना, यहां पर ये सर्कल बहुत बड़ा बनने जा रहा है, यहां भी सर्कल बहुत बड़ा बनने जा रहा है, यानी सबसे छोटा सर्कल अगर देखा जाए तो वो ए में बनेगा। तो सबसे बड़ा नॉर्मल फोर्स कौन देगा, ए ट्रैक, ट्रैक ए पर सबसे बड़ा नॉर्मल रिएक्शन मिलेगा, तो ए इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 25 जो कि नीट में पूछा गया है,
और बड़ी आसान सा क्वेश्चन लग रहा है। व्हाट इज द मिनिमम वेलोसिटी विथ विच अ बॉडी ऑफ मास m मस्ट इंटर अ वर्टिकल लूप ऑफ रेडियस r सो दैट इट कैन कंप्लीट द लूप। देखो ये हमारे पास एक स्ट्रिंग है और यहाँ पर कोई मास है, इसको हमें u से शूट करना है। तो हमें देखना है कि ये सर्कल कंप्लीट कर जाए, वर्टिकल सर्कल जो है वो कंप्लीट कर जाए। तो ये सबको पता है, ये हम लोग प्रूव भी करते हैं। कितना होता है √5gl, ठीक ना, कितना होता है √5gl। l इज इक्वल टू यही रेडियस होगा, तो आप डायरेक्ट टिक आउट कर सकते हो √5gr। r इज द रेडियस और वही हमने लेंथ के बराबर लिया है। समझ में आई बात? तो ये डायरेक्टली आप इसको टिक कर सकते हो। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, इसमें कहा जा रहा है कि a bob of mass m is suspended by a massless string of length l. The horizontal velocity v at position a is just sufficient to make it reach the point b. The angle theta at which the speed of the bob is half of that a satisfied. काफी अच्छा क्वेश्चन, आईडी 2008 में पूछा गया, काफी अच्छा क्वेश्चन। इसमें क्या कहा जा रहा है पता है कि हम एक बॉब को एक मास को यहां से हमने सस्पेंड कर दिया कुछ एल लेंथ के स्ट्रिंग से। अब ये वर्टिकल सर्कल करता है, ठीक ना, हमें इतना वेलोसिटी देना है कि वो जस्ट मतलब वो उस हाइट तक पहुंचे जहां पर उसकी वेलोसिटी इनिशियल का आधा हो, तब बताना है कि वो थीटा कितना होगा। सपोज करें यहां जो फिगर में दिया गया है वो यहां पर पहुंचता है, तो जब वो यहां पर पहुंचेगा तो उसकी जो रफ्तार होगी v वो होना चाहिए इसके जस्ट आधा, है ना। तो एक बात बताओ कि जब भी कोई पार्टिकल वर्टिकल सर्कल करेगा तो वर्टिकल सर्कल करने के लिए उसके पास कितना वेलोसिटी होना चाहिए? अभी हमने बताया कितना, √5gl। तो यानी कि इसका वेलोसिटी कितना होना चाहिए? √5gl। और जब इस पॉइंट पर जब वो पहुंचेगा तो उसकी वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए? √5gl/2। तब आपको बताना है कि ये थीटा कितना होगा। समझ में आई बात? तो इसको मैं u कहूंगा, क्वेश्चन में इसको v कहा है, मैं इसको u कहूंगा, इसको v फाइनल, u इनिशियल v फाइनल। तो सबसे पहला काम हम लोग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाते हैं, ठीक ना। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है? टोटल मैकेनिकल एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू टोटल मैकेनिकल एनर्जी फाइनल, यानी दोनों को इक्वेट कर दो। तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू टोटल मैकेनिकल एनर्जी फाइनल। और इनिशियल हमारा पॉइंट ए होगा और फाइनल पॉइंट ये, इसका कुछ नाम रख दो, पी हमने नाम रख दिया, पी या एक्स कह रहा है तो एक्स। तो इनिशियल यही मेरा रेफरेंस लेवल है और वो अभी यहां पर पहुंचा हुआ है, ठीक ना। तो इनिशियल में हमारे पास कोई भी पोटेंशियल एनर्जी नहीं है, सिर्फ काइनेटिक एनर्जी है। तो हम लिखेंगे ½ m² बराबर, जब वो इस पॉइंट पर पहुंचेगा तो उसके पास कुछ काइनेटिक एनर्जी भी होगा और पोटेंशियल एनर्जी भी होगा। तो ½ mv² अब प्लस mgh, कुछ पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगा हाइट की वजह से। तो आप कहोगे सर m कट जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो u² इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं v² प्लस 2gh। अब सवाल उठता है कि ये h कितना होगा? तो h जो ये हाइट है ये वाला, ये h हमें निकालने की जरूरत है। तो पूरा कितना है? l, और ये अभी यहां है तो इसका एक कंपोनेंट ले लो तो वो कितना है? l cos थीटा, यानी l माइनस l cos थीटा। तो u की जगह हम लोग क्या लिखेंगे? √5gl यानी 5gl इज इक्वल टू, ये जस्ट उसका आधा हुआ होगा यानी √5gl/2 और उसका स्क्वायर कर दो तो 5gl/4 अब प्लस 2gh। h की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी? l माइनस l cos थीटा। ये वाली हाइट, ये पूरा अभी l और इसका जो कंपोनेंट लेंगे वो l cos थीटा। तो वो जो हमें हाइट मिलेगा h l माइनस l cos थीटा। सही है? कुछ कटेगा? बिल्कुल कटेगा। क्या क्या कटेगा एक बार गौर से देखना। तो gl gl g और ये l l भी कट जाएगा। बचा क्या? थोड़ा गौर से देखना, यहां पर बचा 5 ओके इज इक्वल टू, इधर क्या बचा? 5/4 अब प्लस 2 बचेगा, अंदर से l भी और g भी, g तो बाहर था ही, l मैंने कॉमन ले लिया था तो वहां 1 माइनस 1 cos थीटा, इतना कुछ बचा।
ठीक ना। इस 5/4 को मैं इधर भेज देता हूं, तो 5 - 5/4 20 - 5 यानी 15/4 इज इक्वल टू 2 टाइम्स 1 माइनस कॉस थीटा। इस 2 को भी इधर भेज दो, यानी 15/8 इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा। यानी हम लिख सकते हैं कॉस थीटा इधर कर दें, इसको इधर भेज दें, तो 1 माइनस 15/8 यानी कॉस थीटा इज इक्वल टू लिखा जा सकता है -8/7 इतना कुछ हो गया। और जब आप इसका वैल्यू अगर साइंटिफिक कैलकुलेटर पर आप रखते हो तो आपको थीटा मिलता है करीबन, थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स -7/8। साइंटिफिक कैलकुलेटर से थोड़ा सा कैलकुलेट कर दीजिएगा तो ये करीबन आएगा 151 डिग्री के आसपास। कितना? 151, यानी कि 180 से छोटा और 150 से बड़ा कौन सा ऑप्शन? ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा। π/4 से ना, ये भी नहीं। यहाँ 3/4 135 ना, ये भी नहीं। 180 यही दिख रहा है पाई, यानी 3π/4 यानी 3π/4 का मतलब 3π/4 135 ना, तो 135 से बड़ा और 180 से छोटा, तो डी इज द करेक्ट ऑप्शन। ये 151 डिग्री पर जब पहुंचेगा तब इसके साथ वो होगा जो कंडीशन बोला जा रहा था कि इनिशियल वेलोसिटी का जस्ट आधा होगा। वो कब होगा? 151 डिग्री पर होगा एग्जैक्टली। तो इस बीच में जो रिलेशन पूछ रहा था इन बिटवीन, तो 3π/4 लेस देन थीटा लेस देन पाई। काफी शानदार क्वेश्चन, 2-4 बार इसको प्रैक्टिस करिए। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, जो कि आईआईटी 2019 में पूछा है, एनसीवीसी पीएमटी 2004 में पूछा गया है, तो आगे भी रिपीट किया जा सकता है। देखते हैं इसमें क्या कहा जा रहा है। स्टोन टाइड टू अ स्ट्रिंग ऑफ लेंथ एल, काम करते चले जाता है। ये हमारा सेंटर है और ये स्ट्रिंग है, ठीक ना, ऐसा कुछ ये ओरिजिन है, ठीक ना। At a certain instant of time, the stone is at its lowest position and has a speed u, यानी कि ये सर्कुलर मोशन में गया, ठीक है, और सर्कुलर मोशन में जाने के बाद ये कुछ देर बाद वापस आता है। जब ये वापस आता है तो इसकी रफ्तार कितनी है? u, ठीक है। The magnitude of the change in its velocity as it reaches a position where the string is horizontal। अब इसके मतलब द मैग्नीट्यूड ऑफ द चेंज इन वेलोसिटी वो आपसे पूछा जा रहा है जब वो इस पॉइंट को रीच करेगा। इस पॉइंट पर जब पहुंचेगा तो इसकी वेलोसिटी कुछ होगी v। तो मैं इसको मान लेता हूं कि ये v1 है और ये v2 है। तो अब हमें v1 तो हमें पता है, लेकिन v2 के बारे में हमें कुछ नहीं पता है, तो वो हमें पता करना पड़ेगा। उसके बाद इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो आप क्या करोगे कि हमें चेंज इन वेलोसिटी निकालना है, यानी डेल्टा v का मॉड निकालना है, यानी हमें v फाइनल माइनस v इनिशियल वेक्टर का मॉड निकालना है। समझ में आई बात? और v फाइनल हमारा v2 है, तो हम लिख सकते हैं कि v2 वेक्टर माइनस v1 वेक्टर का हमें मॉड निकालना है। और ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, ठीक ना। चलिए तो पहले हम v1 और v2 निकाल लेते हैं। तो v1 हमें पता है, v1 इज u, बस v2 हमें नहीं पता है, तो v2 के लिए हमें काम करना पड़ेगा। तो वही लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाते हैं। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी निकालोगे तो शुरू में काइनेटिक एनर्जी है सिर्फ, यानी हाफ m u स्क्वायर बराबर, लास्ट में यहां पर इसके पास कुछ काइनेटिक एनर्जी भी होगा, कितना? हाफ m v2 स्क्वायर, अब प्लस कुछ इसके पास पोटेंशियल एनर्जी भी होगा mgh, और l के बराबर वो हाइट। अभी ज्ञान क्या होगा, पहले क्या था कि अलग केस था, अब वो क्या है कि यहां से सीधा उड़ करके इस लेवल पर आ गया है, तो उसमें जो हाइट आया वो कितने के बराबर आया? एल के बराबर। सही है। तो एक बार फिर से मास 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 कट जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी यू स्क्वायर इज इक्वल टू v2 स्क्वायर अब प्लस 2gh, यानी v2 स्क्वायर इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं u स्क्वायर माइनस 2gh, यानी v2 इज इक्वल टू अंडर रूट आपका u स्क्वायर माइनस 2gh। सही है। अच्छा ये आंसर नहीं है, इत्तेफाक से आंसर आपका मिल भी रहा है, ऑप्शन नंबर ए। देखो अब आप क्या करोगे, एकदम फुल कॉन्फिडेंस में आकर के ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नहीं, ये v2 है, ये एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड नहीं आया है, ठीक ना। तो इस बात को ध्यान में रखना है। तो एवरेज वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड निकलेगा वो क्या होगा? अब हमारे पास v1 भी है v2 भी है, तो अगर हम v1 v2 का
मैग्नीट्यूड निकालना चाहते हैं, यानी कि V1 V2 माइनस V1 ना, V2 माइनस V1, तो ये दोनों क्योंकि एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो आप अगर निकालोगे तो अंडर रूट मतलब V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर माइनस 2V1 V2 cos 90, और वो आपका 0 हो जाएगा। तो जाहिर सी बात है हमें उसकी यहाँ जरूरत नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे, V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर, दोनों की वैल्यू पुट करो तो V2 अभी लाया था कितना, U स्क्वायर माइनस 2GS, और माइनस ये भी कितना आपका V1 कितना, तो V1 आपका U स्क्वायर। अच्छा, माइनस थोड़ी ना होगा, प्लस होगा ना, पाइथागोरस से भी समझ सकते हो, नहीं माइनस थोड़ी ना होगा, प्लस होगा, तो ये प्लस होगा। अब ये वैल्यू कितना आ गया, 2U स्क्वायर माइनस 2GH, 2 कॉमन ले लें क्या, तो U स्क्वायर अब माइनस 2GH, 2 कॉमन ले लिए तो 2 थोड़ी ना अंदर होगा, U स्क्वायर माइनस GH, और H का मतलब L, यानी फाइनली हम लिख सकते हैं अंडर रूट 2 आपका U स्क्वायर माइनस GL, कौन सा, D इज द करेक्ट आंसर। तो इसमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाना था, और V1 पहले से पता था, V2 निकालना था, और दोनों का आपको एवरेज का मॉड निकाल लेना था, ठीक ना। तो डायरेक्ट वैल्यू पुट करो, V2 स्क्वायर प्लस V1 स्क्वायर, बाकी जो आएगा वो cos 90 0 हो जाएगा, उसकी हमें जरूरत भी नहीं है, और डायरेक्ट आप पुट कर सकते हो। समझ में आई बात। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था, इसको ना 2-3 बार प्रैक्टिस करिए। इसमें मेन क्या कहा जा रहा था कि वो यहां से है और एक कंप्लीट सर्कल उसने किया है, और जब अभी एक कंप्लीट सर्कल किया तो अब उसके पास वेलोसिटी कितना है, u के बराबर है, ठीक ना। तो अब वो जब इस पोजीशन पर आता है, वर्टिकल सर्कल के एकदम हॉरिजॉन्टल लेवल पर आता है, तब उसका जो एवरेज वेलोसिटी है वो आपसे पूछा गया, ठीक ना। तो हमें पहले V1 पता करना था, तो V1 U के बराबर था। अब V2 हमें पता करना है, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को लगाया और उससे हमने V2 निकाला, फिर वहां से दोनों का मैग्नीट्यूड निकाल लिया। आगे बढ़ते हैं, नंबर 28 जो कि IIT 2000 में पूछा गया है। इसमें कहा जा रहा है अ लॉन्ग हॉरिजॉन्टल रोड हैज अ बीड व्हिच कैन स्लाइड along its length and initially placed at a distance L from one end A of the rod. The rod is set in angular motion about A with a constant angular acceleration alpha if the coefficient of friction between the rod and the bead is mu and gravity is neglected. क्या बात है, ग्रेविटी को नेग्लेक्ट कर देना है। देन द टाइम आफ्टर विच द बीड स्टार्ट स्लिपिंग। शानदार क्वेश्चन है। क्या कहा जा रहा है, एक हॉरिजॉन्टल रॉड है और इस रॉड में हमें एक बीड लगाना है, अरे वो गुड़िया वगैरह होता है ना, वैसा कुछ, और इस एक्सिस के अबाउट इसको हमें रोटेट करा देना है अल्फा एक्सलेशन से, ठीक ना। तब आपसे कहा जा रहा है कि वो टाइम बताना है जब ये स्लाइड करना शुरू करेगा और ग्रेविटी को नेग्लेक्ट कर देना है। समझ में आई बात। तो पहली बात, ये स्लाइड करेगा क्यों, क्योंकि इस पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा होगा, नहीं बाहर की तरफ m ओमेगा स्क्वायर r। अच्छा, इसको रोकेगा कौन, फ्रिक्शन, नहीं। तो इसका मतलब ये हुआ कि फ्रिक्शन, वो जैसे जैसे हम एंगुलर स्पीड वगैरह देंगे, क्योंकि अल्फा है ना, तो वो जैसे जैसे बढ़ेगा, ओमेगा वेरिएबल है, वो बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा, एक मैक्सिमम लिमिट तक जाएगा, फिर वहां से वो स्लाइड कर जाएगा, नहीं। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो जब स्लाइड करने ही वाला होगा तो F इजिकल टू m ओमेगा स्क्वायर r, और r अभी हम लोग इस L को लेंगे क्योंकि L दूरी पर उसको रखा गया है, ठीक है। तो ये सर फ्रिक्शन किसके बराबर होगा, तो जाहिर सी बात है म्यू एन के बराबर होगा, m ओमेगा स्क्वायर L, r को मैंने L कर दिया। अब ये n इजिकल टू mg मत लिख देना फ्लो में, क्योंकि mg तो आपको लेना ही नहीं है, g तो नेग्लेक्ट करके चलना है। तो सर ये n किसके बराबर होगा, जाहिर सी बात है एक्सेलरेशन के बराबर, ma के बराबर होगा, और वो a क्या होगा, एक्सेलरेशन होगा। क्यों, क्योंकि ये पूरी सर्कुलर मोशन में अभी है ना, तो इस पर जो एक टेंजेंशियल एक्सेलरेशन लगेगा ना, उसके वजह से आएगा। तो हम लोग लिखेंगे म्यू और m at मतलब टेंजेंशियल एक्सेलरेशन बराबर m ओमेगा स्क्वायर l। अब हम लोग लिख सकते हैं म्यू m और a क्या है, तो a टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है, यानी at इजिकल टू r अल्फा, और r का मतलब l, नहीं तो l अल्फा
इज इक्वल टू एम। अब ओमेगा क्योंकि वेरिएबल है तो अभी फिलहाल ओमेगा कितना होगा, तो इस टाइम पर जब वो स्लाइड करने वाला होगा तो ओमेगा इज इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, अल्फा टी, नहीं ओमेगा इज इक्वल टू अल्फा टी, तो हम अल्फा टी का होल स्क्वायर इंटू एल लिखेंगे। ठीक है, अब यहां से कुछ चीजें मेरे ख्याल से कटना चाहिए, एक बार और लिख लेते हैं। तो हम लोग लिख सकते हैं म्यू एम एल अल्फा इज इक्वल टू एम अल्फा स्क्वायर टी स्क्वायर एल, इतना कुछ आएगा। क्या क्या कैंसिल हो सकता है, जो कैंसिल हो सकता है उसको कैंसिल करो, मास से मास कट जाएगा, एल से एल कट जाएगा, है ना, और अल्फा से एक अल्फा कट जाएगा, तो इधर क्या बचा, म्यू इज इक्वल टू अल्फा टी स्क्वायर, यानी टी इज इक्वल टू अंडर रूट म्यू अपॉन अल्फा। समझ में आई बात। इस टाइम पर वो स्लाइड करना शुरू कर देगा। कौन सा ऑप्शन है, ए इज द करेक्ट ऑप्शन। काफी शानदार क्वेश्चन। इसमें क्या कहा जा रहा है कि एक रॉड है, ठीक ना, और इसमें एक बीड गुड़िया टाइप का कोई चीज लगाए हुए है और इसको हमने ऐसे ऐसे मूव कराना शुरू किया। अब ये अल्फा से मूव कर रहा है, वेरिएबल है, अब धीरे 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 वो बढ़ेगा, एक्सेलरेशन बढ़ेगा, तो एक टाइम ऐसा है कि वो स्लाइड करना शुरू करेगा। जब वो स्लाइड करना शुरू करेगा वही टाइम आपको बताना था, ठीक ना। तो हमने क्या किया कि फ्रिक्शन को सेंट्रीफ्यूगल के बराबर उसको किया, ठीक ना, और ये फ्रिक्शन mg की वजह से नहीं आ रहा है, म्यू एन की वजह से आ रहा है, लेकिन वो जो एन आया है वो किसके वजह से, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की वजह से। तो म्यू इज इक्वल टू एम इंटू ए टी बराबर एम ओमेगा स्क्वायर आर, और अभी जो एक्सेलरेशन है वो कैसा, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, यानी आर अल्फा, और आर का मतलब एल, एल अल्फा इंटू एम। अब ये जो ओमेगा है वो बदल रहा है, तो अभी वो फिलहाल कितना होगा, तो ए टी के बराबर होगा, यानी अल्फा टी के बराबर होगा, तो अल्फा टी और बाकी चीजों को कैलकुलेट कर लिया, एंड टी इज इक्वल टू अंडर रूट म्यू बाय अल्फा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 जो कि अगेन आईटी 2011 में पूछा गया। कहा जा रहा है अ बॉल ऑफ मास 0.5 kg इज अटैच्ड टू द एंड ऑफ अ स्ट्रिंग हैविंग लेंथ L is equal to 0.5 मीटर। द बॉल इज रोटेटेड ऑन अ हॉरिजॉन्टल सर्कुलर पाथ about vertical axis. The minimum tension that the string can bear is, the maximum tension that the string can bear is 324 Newton. The maximum possible value of angular velocity of ball in radian per second is। देखो तो ये जो रॉड है ये ऐसे कुछ सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है, ठीक ना। अब इसमें एक मैक्सिमम टेंशन का लिमिट दे दिया गया कि इससे आप नहीं बढ़ा सकते, अदरवाइज वो टूट जाएगा। तब आपसे कहा जा रहा है कि इसकी एंगुलर वेलोसिटी क्या होनी चाहिए। तो सबसे पहली बात, नीचे क्या mg, ऊपर क्या टेंशन, तो इस डायरेक्शन में कौन, m ओमेगा स्क्वायर r, नहीं m ओमेगा स्क्वायर r। अब इसको बैलेंस करेगा तो ये अभी टेंशन है ना, टेंशन ऊपर की तरफ है, तो एक फोर्स ऊपर आएगा, ये अगर बाय द वे अभी थीटा है तो ये वाला भी थीटा, तो ऊपर कौन t cos थीटा, इधर कौन t sin थीटा, इक्वेट करिए तो हम कह सकते हैं कि t sin थीटा इज इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर r, और mg को किसने रोका होगा, तो t cos थीटा इज इक्वल टू mg, ये एक नंबर और ये दो नंबर, दोनों को क्या करें, डिवाइड कर दे। डिवाइड करने से टेंशन कट जाएगा, और हमें टेंशन चाहिए नहीं, टेंशन चाहिए तो पहले वाले से ले लेते हैं क्योंकि उसमें ओमेगा है। तो हम लोग लिख सकते हैं कि टी साइन थीटा इज इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर आर। भाई थीटा से हमें कोई लेना देना है नहीं, वो हटना चाहिए। कैसे हटेगा, तो टी साइन थीटा इज इक्वल टू एम है, ओमेगा तो चाहिए ही। ये देखो तो आर क्या है, तो सर आर रेडियस है, ये है ना, यही रेडियस है। तो ये रेडियस कहां से आया, क्या हम इसका निकाल सकते हैं, कुछ वैल्यू निकाल सकते हैं एल के टर्म में। तो ये पूरा एल, ये थीटा, तो ये वाला जो डिस्टेंस होगा ये एल कॉस थीटा, तो ये वाला कितना, ये वाला डिस्टेंस, जाहिर सी बात है एल साइन थीटा। तो आर इज इक्वल टू हम क्या लिखेंगे, एल साइन थीटा, साइन साइन खत्म। अब देखो तो टी इज इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर एल, यानी ओमेगा इज इक्वल टू टी बाय एम एल अंडर रूट। क्या बोलते हैं, सही है। तो अंडर रूट टी कितना 324, एम कितना 0.5, तो चलो 0.5, एल कितना वो भी 0.5। अच्छा 0.5 से एक 0.5 बाहर आया, और 324 से 18 आएगा, नहीं
18 और यानी कि 18 दूना 36 ओमेगा इज इक्वल टू 36 रेडियन पर सेकेंड से हम इसको घुमा सकते हैं। अगर इससे ज्यादा स्पीड बढ़ाएंगे तो वो ब्रेक कर जाएगा। हम इससे ज्यादा वैल्यू नहीं बढ़ा सकते। क्लियर हुआ? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। वो ऐसे ऐसे घूम रहा था, इस तरह से घूम रहा था और उसमें ये जो रस्सी है इसके टूटने की मतलब ब्रेकिंग स्ट्रेंथ हमें दिया हुआ है 324 न्यूटन। हम उससे ज्यादा टेंशन नहीं बढ़ा सकते। तब पूछा गया कि ओमेगा कितना है ना। तो हमने क्या किया, सारे फोर्सेस को इक्वेट किया और बहुत ही इजी वे में सॉल्व कर दिया। और कितना आ रहा है, 36 रेडियन पर सेकेंड। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 जो कि आईआईटी 1986 में पूछा गया है। इसमें कहा जा रहा है सिंपल पेंडुलम ऑफ लेंथ L एंड मास मतलब मास ऑफ द बॉब इज m oscillating in a plane about a vertical line between angular limits minus pi and plus pi। मतलब ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट दिया फॉर एन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा थीटा लेस देन फाई द टेंशन इन द स्ट्रिंग एंड द वेलोसिटी ऑफ द बॉब आर टी एंड वी रेस्पेक्टिवली। मतलब आईटी की कितनी अच्छी खूबी है कि एक एक बात को क्लियर कर देता है। द फॉलोइंग रिलेशन होल्ड गुड अंडर द एबव कंडीशंस। इस टाइप का क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं, ठीक ना। एक ही कॉन्सेप्ट्स है, चीजें अलग अलग पूछ रही हैं, बात वही है, सवाल बदल रहे हैं बट कॉन्सेप्ट्स वही है। तो देखो, तो ये मैक्सिमम लिमिट यहां तक जाएगा और ये भी मैक्सिमम लिमिट यहां तक जाएगा। जो मैक्सिमम लिमिट का वैल्यू दिया हुआ वो फाइ है, इधर भी फाइ है, एक प्लस फाइ एक माइनस फाइ, ठीक है। सपोज करो ये माइनस फाइ और ये प्लस फाइ, बट यहां पर बात नहीं किया जा रहा। उसने कहा कि वो कुछ एंगल पर है और वो अभी थीटा है जो कि थीटा लेस देन फाइ है। हम मान लेते हैं वो करीबन यहां पर रहा होगा, ये वाला है ना, और ये अभी थीटा है। तब आपसे बाकी ऑप्शन पूछ रहा है टी कॉस थीटा इज इक्वल टू एम जी। सुन करके ही गलत लग रहा है, देख लेते हैं। ये टी होगा, नीचे एम जी होगा, इधर सॉरी इधर एम जी कॉस थीटा होगा, क्योंकि सर्कुलर मोशन में होगा तो एम वी स्क्वायर बाय आर भी बाहर की तरफ होगा। यानी कि यहां पर हम लिख सकते हैं एम बी स्क्वायर बाय एल, मतलब एल लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, तो वही रेडियस है। तो ये बात तो एकदम गलत है। टी कॉस थीटा इज इक्वल टू एम जी, तो ये कहीं से भी तुक नहीं बन रहा है। आगे देखो, तो टी माइनस एम जी कॉस थीटा इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर, इसमें कुछ लग रहा है। कैसे? तो हम लोग लिख सकते हैं क्या, टी माइनस एम जी कॉस थीटा इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर। अरे टी इज इक्वल टू एम जी कॉस थीटा प्लस एम वी स्क्वायर बाय आर, तो कॉस थीटा को उधर भेज दो, टी माइनस कॉस थीटा एम वी स्क्वायर बाय आर, यानी कि ए इज द करेक्ट ऑप्शन। थोड़ा सा और आगे बढ़ो, देखो और क्या दे रहा है। द मैग्नीट्यूड ऑफ द टेंजेंशियल एक्सीलरेशन ऑफ द बॉब एटी इज इक्वल टू जी साइन थीटा। बात में दम है। क्यों? क्योंकि जब वो इस पॉइंट पर होगा, गौर से समझना, जब वो इस पॉइंट पर होगा तो इसके पास एक एक्सीलरेशन टेंजेंशियल भी होगा, क्योंकि सेंट्रीपिटल तो एसी ऊपर होगा ही, एटी भी होगा। लेकिन ये एटी कौन लाएगा? जी का एक कंपोनेंट। नहीं, इधर अगर मैं फोर्स की बात करता तो ये एम जी साइन थीटा होता, तो एम हटा दो ना, जी साइन थीटा बिल्कुल सही है, यानी सी इज ऑल्सो करेक्ट। डी में कह रहा है टी इज इक्वल टू एम जी कॉस थीटा, नहीं ये नहीं होगा, ठीक ना। तो इसमें दोनों ऑप्शन सही है, बी एंड सी बोथ आर करेक्ट। ये मोर देन वन वाला है। समझ में आई बात? तो ये आईआईटी 1986 में पूछा गया था। चलिए, तो फिलहाल इतना ही।